नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनग एकेडमी के आर्यस पॉडकास्ट सीरीज में। मैं हूं आपका होस्ट और आज मैं लेके आया हूं एक नया और महत्वपूर्ण विषय आर्यस पॉडकास्ट के अंतर्गत। विषय का नाम है जातीय आधारित जनगणना। आज हम जातीय आधारित जनगणना के विषय में गहन विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे ताकि आप जब अपनी आगामी आरएएस साक्षात्कार में उपस्थित हों तो आपको यदि इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उस प्रश्न को एकदम सटीक और ऑथेंटिक तरीके से मूल्यांकन किया हुआ विश्लेषणात्मक उत्तर दे पाएं। दोस्तों, परिचर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जो भी हम आरएएस के साक्षात्कार के संदर्भ में महत्वपूर्ण कंटेंट और पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं उनकी सूचना आपको तय समय पर मिल जाए और आप अपने साक्षात्कार में उसका अधिकतम लाभ ले सकें। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल भारतीय समाज की जटिल संरचनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि आरएएस परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू, यह टॉपिक आपकी व्यापक और संतुलित समझ की जो है मांग करता है। ठीक है, एक भावी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको इस संवेदनशील विषय के हर पहलू, इसके हर निहितार्थ और इससे जुड़ी नवीनतम गतिविधियों से वाकिफ होना ही होगा। तो चलिए आज इस जटिल विषय पर बहुआयामी विषय की हर परत को सावधानी से खोलते हैं और इसके विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये जो जाति आधारित जनगणना है ये वास्तविकता में होती क्या है और इसका इतिहास क्या है। दोस्तों, सीधे शब्दों में यदि कहें तो जाति आधारित जनगणना का अर्थ है जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति से उसकी जाति पूछकर उसे दर्ज करना ताकि देश में विभिन्न जातियों की अनुमानित संख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया जा सके। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में 1881 से लेकर 1931 तक जाति आधारित जनगणना नियमित रूप में होती थी। 1931 की जनगणना में 4147 जातियों को दर्ज किया गया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यह चिंता व्यक्त की गई कि ऐसी गणना जातिगत विभाजनों को और मजबूत कर सकती है, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। 1951 से लेकर अब तक की जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, इन जातियों के आंकड़े ही आधिकारिक रूप से दर्ज और प्रकाशित किए जाते रहे हैं। लेकिन 2011 में एक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना जरूर हुई थी, लेकिन इसके जाति से जुड़े आंकड़ों में कई त्रुटियां पाई गई और उन्हें सरकार द्वारा आधिकारिक रूप पर जारी नहीं किया गया। तो सवाल उठता है कि इतने वर्षों बाद अब फिर से इसकी मांग इतनी तेजी से क्यों उठ रही है? क्या आज के समय में यह प्रासंगिक है? तो इस प्रश्न के उत्तर में इसके पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा तर्क तो यह है कि सामाजिक न्याय और लक्षित कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकें। समर्थकों का कहना है कि जब तक विभिन्न जातियों की सटीक संख्या और उनकी वास्तविक सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता नहीं होगा तब तक उनके उत्थान के लिए प्रभावी नीतियां बनाना और संसाधनों का उचित आवंटन करना बहुत मुश्किल है। आरक्षण की नीतियों के आधार पर भी इसके संबंध में तर्क दिए जाते हैं। मंडल आयोग ने भी 1931 के जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों का ही इस्तेमाल किया था। नई और विश्वसनीय जानकारी आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा और उससे अधिक तर्क संगत बनाने में सहायक हो सकती है। इसी प्रकार जितनी आबादी उतना हक का नारा भी अक्सर सुनाई देता है, जिसका अर्थ है कि विभिन्न जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे वह सरकारी नौकरियों में हो, शिक्षा में हो या राजनीतिक संस्थानों में हो। अब सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं, यानी इसके पक्ष को और विपक्ष को, और इनके संबंध में क्या तर्क हैं। सकारात्मक पहलू के तौर पर देखें तो जैसा कि हमने कहा, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण यानी एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग संभव होगी। किससे? जाति आधारित जनगणना से। पिछड़े वर्गों में भी जो अति पिछड़े हैं उनकी पहचान कर उन तक लाभ पहुंचाना आसान होगा। समाज में जो मौजूद वास्तविक असमानताएं हैं उनको समझने और उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी और इसी प्रकार सामाजिक स्तरीकरण में भी पारदर्शिता आएगी। इसके नकारात्मक पहलू या चिंताओं पर अगर गौर करें तो सबसे बड़ी चिंता यह है कि इससे जातिगत पहचान और मजबूत हो सकती है, जिससे सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है। राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए कर सकते हैं, जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। आंकड़ों की सटीकता एक बड़ी चुनौती है क्योंकि जातियों और उपजातियों की विशाल संख्या
नामों में भिन्नता और स्व घोषणा में पूर्वाग्रह की संभावना बनी रहती है। यह भी आशंका है कि विकास के मुद्दों से ध्यान हटाकर पहचान की राजनीति पर ध्यान केंद्रित हो सकता है। जाति आधारित जनगणना के संभावित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, ये समझना एक प्रशासक के लिए बहुत ही जरूरी है। तो यदि हम सामाजिक प्रभाव की बात करें तो ये जातिगत चेतना को बढ़ा सकता है। अंतरजातीय संबंधों पर भी इसका असर पड़ सकता है। कुछ वर्गों को लग सकता है कि उन्हें उनका उचित हक मिल रहा है, तो कुछ को यह विभाजनकारी भी लग सकता है। यदि हम राजनीतिक प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आरक्षण की सीमा बढ़ाने या घटाने की मांगें उठ सकती है। राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। छोटे छोटे जातिगत समूह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ उभर सकते हैं। आर्थिक प्रभाव के संबंध में यदि हम देखें तो विभिन्न जाति समूहों के लिए बजट आवंटन और योजनाओं के निर्माण पर इसका सीधा असर पड़ेगा। विभिन्न जातियों के आर्थिक असमानता का सटीक आकलन हो सकेगा। आइए अब देखते हैं कि इस मोर्चे पर सबसे ताज़ा हलचल क्या है, विशेषकर मई 2025 तक के नवीनतम अपडेट्स के साथ। दोस्तों, इस विषय पर सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम हाल ही में उठाया गया है। 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक अहम फैसला लेते हुए आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल करने की मंजूरी दे दी। सरकार का कहना है कि यह निर्णय समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने तथा देश की प्रगति को निर्बाध जारी रखने के उद्देश्य से लिया गया है और यह विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों और सामाजिक न्याय की व्यापक मांग को दर्शाता है। इससे पहले बिहार ने अपने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण करवाया और उसके आंकड़े भी जारी किए, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की संयुक्त आबादी 63% से अधिक बताई गई। इसके बाद से राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की मांग और तेज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी समय समय पर आरक्षण और जातिगत आंकड़ों से जुड़े मामले आते रहे हैं। पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना की प्रक्रिया को जटिल और कठिन बताया था, लेकिन अब नए निर्णय के बाद स्थिति स्पष्ट रूप से बदल गई है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस निर्णय के बाद जनगणना की प्रक्रिया और प्रश्नावली में क्या बदलाव किए जाते हैं। राजस्थान के संदर्भ में अभी तक राज्य स्तर पर अलग से व्यापक जाति सर्वेक्षण की कोई बड़ी घोषणा मई 2025 तक प्रमुखता से नहीं आई है, लेकिन केंद्र सरकार के इस राष्ट्रीय निर्णय का प्रभाव निश्चित रूप से राजस्थान की सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता पर भी पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया में प्रमुख चुनौतियां क्या हो सकती हैं, तो उन पर यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहली चुनौती है पद्धतिगत जटिलता यानी मेथोडोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। जाति, उपजाति, गोत्र को परिभाषित करना और उन्हें सही तरीके से दर्ज करना बेहद ही कठिन काम है। आंकड़ों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना यह भी एक चुनौती है। गणना करने वालों का पूर्वाग्रह या उत्तरदाताओं द्वारा गलत जानकारी देने की संभावना बनी रहती है। डेटा की गोपनीयता और इसके दुरुपयोग को रोकना भी एक प्रमुख चुनौती है। इसके अलावा समाज में इस मुद्दे को लेकर संवेदनशीलता और संभावित नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का प्रबंधन करना भी आवश्यक है। इतने बड़े पैमाने पर गणना के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन और वित्तीय संसाधनों की भी बहुत आवश्यकता होगी। यह भी एक प्रमुख चुनौती के तौर पे उभरता है। तो समाधान क्या है? एक दृष्टिकोण क्या हो सकता है? एक मजबूत वैज्ञानिक और पारदर्शी पद्धति विकसित करने की आवश्यकता है। इसमें समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और डेटा विशेषज्ञों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इस बात पर जोर देना होगा कि इन आंकड़ों का उपयोग सकारात्मक कार्रवाई और समावेशी विकास के लिए हो, न कि समाज को बांटने के लिए। जनता के बीच विश्वास बहाली और सही जानकारी का प्रसार करना होगा ताकि भय और आशंकाओं को दूर किया जा सके। प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण और सुरक्षा में मदद कर सकता है। एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र भी आंकड़ों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है। एक आरएएस अधिकारी के तौर पर जब ऐसे संवेदनशील आंकड़े सामने आएंगे तो आपको जमीनी स्तर पर इसके सामाजिक निहितार्थों का सामना करना होगा, नीतियों का निष्पक्ष क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा और विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्द बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। तो दोस्तों, जाति आधारित जनगणना एक बहुआयामी और संवेदनशील विषय है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आरएएस परीक्षा और विशेषकर इंटरव्यू के लिए इस पर आपकी एक संतुलित और तथ्यपरक राय होना बहुत जरूरी है। अनग अकेडमी का ये प्रयास है कि ऐसे हर महत्वपूर्ण जटिल विषय पर आपको एक निष्पक्ष विश्लेषण और नवीनतम जानकारी मिले ताकि आप तैयारी को धारदार बना सकें।
अगर आपकी अपनी आरएस की तैयारी में ऐसे गहराईपूर्ण विश्लेषण, सटीक तथ्य और परीक्षा केंद्रित सामग्री से अपडेट रहना चाहते हैं ताकि इंटरव्यू में आपको जवाबों में वो आत्मविश्वास और गहराई हो जो आपको दूसरों से अलग बनाए, जो चयनकर्ताओं को प्रभावित करे, तो अनग अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके लिए एक रणनीतिक कदम होगा। ये सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन नहीं है दोस्तों, बल्कि आपकी सफलता की दिशा में एक सोचा समझा निवेश है जो आपको सही मार्गदर्शन और क्वालिटी कंटेंट तक पहुंचाएगा। अगर आज का यह एपिसोड आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन साथियों के साथ शेयर करें जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, ताकि महत्वपूर्ण अपडेट आपसे न छूटें। जाते जाते एक सवाल मैं आपसे करता हूं कि आपके अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने के निर्णय का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव क्या होगा, या इसे लेकर आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें और अपना किसी प्रकार की पर्टिकुलर अगर आपका सजेशन है इस विषय के संबंध में तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। तो अगले आरएस पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे एक और समसामयिक और परीक्षा उपयोगी विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।